स्वागत है बच्चों आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल सिंह फिजिक्स। बच्चों इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक का नाम होगा कैपेसिटर। 12th क्लास के हिसाब से अगर मैं आपको बताता हूँ तो चैप्टर 2 के ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट पर हम लोग हैं और इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होगा कैपेसिटर। ठीक है, और जो कैपेसिटर है ना हमारे पास, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, उन डिवाइसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट बोल सकते हैं हम लोग। जैसे आपने कहाँ पर देखा है तो मैं एक आइडिया भी दे देता हूँ। हमारे घर में जो फैन वगैरह होते हैं, फैन में एक वाइट कलर का लगा होता है कैपेसिटर या कंडेंसर, तो वही है। और अगर आपने कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट खोला हो तो आपने देखा होगा उसमें नीले कलर के सिलेंड्रिकल 2 टांगों वाले सिलेंड्रिकल टाइप में वो खड़े रहते हैं उसमें सर्किट के ऊपर, वो हमारा कैपेसिटर होता है। चलिए अब कैपेसिटर को यूज़ क्या होगा, कैपेसिटर कैसे बनाया जाएगा, ये सारी बातें हम लोग पढ़ने वाले इस लेक्चर में। तो बात करते हैं सबसे पहले कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर करता क्या है? तो कैपेसिटर के बारे में अगर मैं बात कहूँ तो हम ऐसे बोल सकते हैं कैपेसिटर एक वह डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, भाई एनर्जी तो हमारे पास सेल या बैटरी भी स्टोर करती है, तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ना पड़ रहा है? तो बच्चों मैं आपको उसके लिए भी क्लियरिटी देता हूँ। देखो सेल जो होती है हमारे पास, अगर मैं एक तरफ कैपेसिटर की बात करूँ एक तरफ सेल की बात करूँ, तो कैपेसिटर के लिए क्या बोलना है आपको? कैपेसिटर वह डिवाइस है, अभी और अच्छे से इसको पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरे हाथ पे सेल है या बैटरी है, तो बैटरी हमारे पास क्या होगा? वह डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है किसकी फॉर्म में? केमिकल फॉर्म में, है ना। मतलब केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती है, उसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेल में हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फॉर्म में, और कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात क्लियरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे पास सेल होता है, सेल जो एनर्जी लेता है या एनर्जी देता है बहुत समय लेता है, मतलब स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन जो कैपेसिटर होता है, जो चार्ज होता है या डिस्चार्ज होता है, अर्थात एनर्जी लेता है या एनर्जी देता है, वो बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के अंदर देता है। बहुत फास्ट चार्ज होता है और उतना ही फास्ट डिस्चार्ज हो जाता है। अब इसको देखो, सेल तो हमारे पास क्या होगा? स्लो एनर्जी लेगा, स्लो एनर्जी देगा, स्लो प्रोसेस। कैपेसिटर फास्ट एनर्जी लेगा और फास्ट एनर्जी देगा। अब ऐसी एनर्जी हमें कहां पर जरूरत होगी? सेल को मैं अलग कर दूं, कैपेसिटर को हम यहां पर पढ़ेंगे। अब कैपेसिटर की जरूरत हमें कहां पड़ेगी? मान लो हमारा फैन है, हम फैन को चलाना चाहते हैं, तो फैन को चलने के दौरान एयर रेजिस्टेंस, जो एयर ड्रैग होगा, उसको भी अपोज करना है, और भी टर्म्स होंगे यहां पर। तो होगा क्या, हम लोग क्या करते हैं, इससे एक कैपेसिटर लगाते हैं, और कैपेसिटर मतलब जो हमारी सप्लाई जा रही है ना, पहले वो कैपेसिटर पे जाएगी, फिर किसको जाएगी? फैन को। तो इससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा, कैपेसिटर ने तुरंत चार्ज हुआ और एनर्जी उसको दे दी लार्ज अमाउंट में, और जैसी एनर्जी देगा उस लार्ज अमाउंट की एनर्जी की वजह से वो बहुत तेजी से घूमने लगेगा। मतलब अगर हम अपने जो कंडेंसर को हटा दें इसमें से, फैन में से, तो क्या होगा? तो ये बहुत स्लो चलेगा, बहुत ही स्लो चलेगा। अगर ये स्लो चलेगा, क्यों? क्योंकि जो इसको एयर ड्रैग को, या बोल सकता हूँ एयर रेजिस्टेंस को, इसको क्या करना है? ओवरकम करना है। तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? अब तेज चलाना है हमें तो यार, और तेज चलाना है तो क्या करना है? इसको इंस्टेंट लार्ज अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी हम सेल की सहायता से तो नहीं देंगे, क्योंकि सेल भाई आलसी होता है, धीरे धीरे एनर्जी लेता है, धीरे धीरे एनर्जी देता है। कैपेसिटर बहुत एक्टिव होता है, तुरंत चार्ज होता है और तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर कैपेसिटर लगा दें। मान लो मेरे सामने जो कैमरा लगा है, इसका फ्लैश देखा आप लोगों ने। अब जो फ्लैश होता है, मान लीजिए अगर मैं फ्लैश की बात करूँ तो फ्लैश में क्या होता है? मान लो मैं पिक क्लिक करा रहा हूँ, एक फोटो लेनी है मेरे को, और फोटो लेने के लिए मेरे को फ्लैश को चलाना पड़ेगा, क्योंकि भाई सब काला आने वाला हूँ। ठीक है, तो अब क्या करा जाए? हमें अब इस फ्लैश में एनर्जी देखो दो तरीके। अगर सेल से डायरेक्ट एनर्जी देते हैं तो बहुत ही धीरे धीरे एनर्जी आएगी, और तब तक फोटो क्लिक हो जाएगी, भाई सब अंधेरा आ गया। लेकिन अगर हम उसकी जगह क्या करें, उसको कैसी एनर्जी चाहिए फ्लैश को? फोटो विद इन बहुत सेकंड के अंदर क्लिक होगा, और एनर्जी मतलब जो उसको लाइट चाहिए वो भी कैसी चाहिए? बहुत ही कम टाइम में चाहिए। तो हम क्या करते हैं? कैपेसिटर लगाते हैं इसके साथ। तो वो कैपेसिटर क्या करता है? तुरंत बैटरी से एनर्जी लेता है, इसको देता है, और ये एकदम लार्ज ग्लो करता है, मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी में ग्लो कर पाता है।
तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर सिंपल भाषा में बोलूँ, कैपेसिटर एक वह डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बात। दूसरी बात, इंस्टेंट स्टोर करती है और इंस्टेंट ही डिलीवर कर देगी। क्लियर है क्या? तो इसलिए हम यहाँ पर कैपेसिटर को पढ़ने वाले हैं। अब कैपेसिटर को कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं, वो बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। बस लेक्चर को पूरा देखना है आप लोगों को। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं कैपेसिटर की, है ना। कैपेसिटर, तो कैपेसिटर क्या है? तो मैंने बोला द डिवाइस, ऐसे बोल सकते हैं, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी in the form of इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर लेता है। कौन? अपना कैपेसिटर। ठीक है, अभी कैपेसिटर कैसे बनाया जाएगा, क्या इसमें भी इलेक्ट्रोड लिए जाएंगे सेल की तरह, या किस टाइप का मटेरियल हम लोग लेंगे, उसको समझते हैं। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। तो फिलहाल तो मैं कैपेसिटर ऐसे बना रहा हूं, अब मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। चलिए, यूजेस वगैरह सब चीज बच्चों पूरा लिखेंगे हम इसको, आप लोगों को 1% डाउट नहीं रहेगा, लेकिन पूरा लेक्चर देखना है, बहुत आराम से देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी टॉपिक को समझने में। कैपेसिटर में सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है, अभी मैं स्फेरिकल शेप में ले रहा हूं क्योंकि इससे पहले लेक्चर देखा होगा अपने दोस्त लेक्चर में, आप लोगों ने देखा था स्फेरिकल कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी निकाली हुई थी मैंने। तो अब इस कंडक्टर को अगर मैं चार्ज देता हूं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरफेस पे। चलो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहां से ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी और इसकी वजह से एनर्जी आई थी U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू में कितना वॉल्यूम। तो एनर्जी इतना आ गया था हमारे पास, और एनर्जी डेंसिटी की बात करूं तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो बच्चों ये जो एनर्जी थी हमारे पास, इस कंडक्टर की जो सेल्फ एनर्जी थी, वो एनर्जी कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूट थी, सरफेस से लेकर और इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर सरफेस से इन्फिनिटी तक इतने बड़े क्षेत्र में अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमारे किसी काम की है ही नहीं। अगर ये किसी काम की नहीं है तो अब क्या करा जाए, क्या ऐसा काम करा जाए कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां से इन्फिनिटी तक जा रही है, ये एक छोटे से रीजन में कन्फाइंड हो जाए। ऐसा करने के लिए क्या कर सकते हैं, अब आपको याद होगा, अगर मैं एक काम करूं, ये अगर पॉजिटिव है, इसके पास में एक नेगेटिव रख दूं तो क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हो जाएगी और वहां पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड हो जाएगी। तो यही करना होता है बच्चों। तो देखो जरा, अगर ये आइसोलेटेड कंडक्टर में लेता हूं तो इसकी एनर्जी जो पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो मेरे किसी काम की अभी नहीं है। ठीक है, अब क्या करा जाए, हम लोग क्या करते हैं, इस कंडक्टर की जगह, अब दूसरी चीज बताता हूं मैं आपको, बड़े ध्यान से देखना। एक कंडक्टर लेता हूं, यहां पर करते हैं, एक कंडक्टर लेता हूं, ये रहा, और कैसा है, आर्बिट्री शेप है। आर्बिट्री शेप से मतलब कोई भी शेप हो सकती है, मैं अभी फिलहाल ऐसे ले रहा हूं टेढ़ा मेढ़ा। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये कैसा है, यहां पर पॉजिटिवली चार्ज। एंड इसके पास अगर मैं ये न्यूट्रल बॉडी रख दूं, कैसी बॉडी रख दूं, न्यूट्रल बॉडी। अगर मैं इसके पास एक न्यूट्रल बॉडी रख दूं तो सोच के देखो, अब ये पॉजिटिव, तो इस पे कैसा आ जाएगा, यहां पर इंडक्शन की वजह से नेगेटिव, और यहां नेगेटिव आ गया तो यहां पर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब यहां पर हमने ये पॉजिटिव रखा, यहां पर ये नेगेटिव रखा। अब देखो यहां से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड हो गई इसमें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कन्फाइंड हो गई, इसके अंदर बीच में फंस गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बनना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनना है यहां पर। तो अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्फाइंड कर पाते हैं दो कंडक्टर के बीच में, तो हम बोल सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लिया। क्लियर है क्या? तो इस तरह से अगर मैं आइसोलेटेड लेता तो वो इन्फिनिटी पे खत्म हो रही थी, लेकिन मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंडक्टर के बीच में कन्फाइंड कर दिया, लिमिटेड कर दिया है। अब ये यहां पर रह सकती है आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां पर रह रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। अब और समझाता हूं मैं आपको। तो यहां पर जो छोटे छोटे टर्म्स हमें सीखने हैं, पहले उसको क्लैरिटी देता हूं आप लोगों को। तो ये हमारे पास एक कंडक्टर था जो कैसा था, पॉजिटिव पोटेंशियल पे था, V पॉजिटिव है इसका, इस वाली साइड पे कैसा है, इसका नेगेटिव है, और इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है। अभी आप तो ऐसे देख रहे होंगे। ठीक है, अब
ये पॉजिटिव और ये कैसा नेगेटिव वाला, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। मेरे को इस वाले चार्ज से अभी कोई मतलब नहीं है, इस वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं है, मेरे को इस वाले चार्ज से मतलब है। उसको भी मैं और क्लियर करूंगा। तो अब मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि जब हम एक कंडक्टर के पास दूसरे कंडक्टर को रख देते हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्फाइन करा देते हैं, बंद करा देते हैं, उस गैप में इकट्ठा करा लेते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। यही हमें करना है यहाँ पर। तो आइसोलेटेड यूज नहीं कर रहे हम, ऐसे यूज कर रहे हैं। तो और भी बोल सकते हैं हम, कैपेसिटर को और कैसे डिफाइन किया जा सकता है? कैपेसिटर को और ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, अरेंजमेंट ऑफ टू अपोजिटली चार्ज्ड कंडक्टर separated by some distance। और क्या यूज करने वाले हैं इसके बीच में मीडियम, उन सब के बारे में 1 by 1 डिस्कस करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे बिल्कुल भी बच्चों। तो कैपेसिटर को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, अरेंजमेंट ऑफ टू अपोजिटली चार्ज्ड कंडक्टर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। और क्या करेगा ये? एंड यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको स्टोर करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो कैपेसिटर कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया मिल गया आपको कैपेसिटर के लिए कि भाई कैपेसिटर में तो एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर होगा, एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर होगा, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना। चलिए ये बात समझ में आ गई होगी आपको। और कैपेसिटर का यूज भी समझ में आया होगा कि तुरंत एनर्जी लेना और इंस्टेंट एनर्जी देना। बैटरी स्लो चार्ज होती है, स्लो डिस्चार्ज होती है। कैपेसिटर फास्ट चार्ज होता है, फास्ट डिस्चार्ज होता है। क्या इक्वेशन रहने वाली है, कैसे वेरी करेगा वोल्टेज, वो सारा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, चाहे वो सीबीएसई के लिए हो, चाहे नीट के लिए हो, चाहे वो आईआईटीज के लिए हो। तो बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको ये कैपेसिटर का मतलब समझ में आया होगा, कैपेसिटर का यूज समझ में आ गया होगा, कैपेसिटर कैसा होने वाला है उसका आइडिया मिल गया होगा आपको। और एक और बात कि एक स्फेरिकल कंडक्टर की सेल्फ एनर्जी होती है, लेकिन वो सेल्फ एनर्जी इनफाइनाइट तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो हमारे यूज की नहीं है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, कन्फाइंड कराते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक जगह बंद कराते हैं, है ना, रीजन में। चलिए ये वाला पार्ट लिख लीजिए आप इसको। तो बच्चों आप लोगों को कैपेसिटर के बारे में समझ में आ गया, कैपेसिटर का यूज समझ में आया होगा, कैसा दिखने वाला है वो समझ में आ चुका होगा। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और अगला टर्म है हमारे पास कैपेसिटेंस। चलिए कैपेसिटेंस को समझाता हूँ, सिंबल कैपिटल सी होगा। कैपेसिटेंस को समझाता हूँ। कैपेसिटेंस को समझने के लिए आप बहुत ही ध्यान से समझें। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, एक क्या है मेरे पास, कंटेनर। ये एक कंटेनर है, इमेजिन कीजिए आप। ठीक है, अब इसमें ये मैं रीडिंग लिख दे रहा हूं बच्चों आप लोगों को समझाने के लिए। ये ठीक है। अब मैंने बोला इससे, आपसे मैं बोलता हूं कि इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है, इस कैपेसिटर की या इस बर्तन की जो कैपेसिटी है, मैं बोलता हूं कैपेसिटी जो है वो है इसकी 5 लीटर वाटर इकट्ठा करने की। 5 लीटर पानी इकट्ठा कर सकती है, ठीक है। मतलब इस पूरे बर्तन के अंदर 5 लीटर पानी आ सकता है, अर्थात इस कैपेसिटर को अगर मैं इसको कैपेसिटर बोलूं तो इसकी कैपेसिटी 5 लीटर पानी स्टोर करने की है। अब मैं आपको कैसे समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझना बच्चों। यहां पर मैं मान लो पानी डाल रहा हूं इसमें, इमेजिन करें क्या डाल रहे हैं, पानी। और पानी को आप माने हम जो देंगे इसको चार्ज, क्या दे रहे हैं हम इसको, चार्ज। ऐसा इमेजिन करें तो इसका क्या इंक्रीज होगा, आप ऐसे देखोगे पानी का लेवल इसमें बढ़ रहा है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं हम, लेवल। लेवल का मतलब आप समझें पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब लेवल का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पानी डाल रहे हैं उसका मतलब चार्ज। इतना समझे। इतना समझने के बाद क्या करना है, अब आप सोच के देखो, अगर मैं इसको चार्ज देता हूं, अगर मैं इसको क्या कर रहा हूं, चार्ज दे रहा हूं, तो इसका क्या बढ़ेगा, लेवल इंक्रीज होगा।
क्या इंक्रीज होगा? लेवल। अगर मैं इसमें पानी डालता हूं तो पानी डालने पे इसका लेवल इंक्रीज होगा, आप देख पाएंगे ऐसे, ठीक है। ऐसा ही आप इमेजिन करो, जब हम चार्ज को कैपेसिटर को चार्ज देते हैं तो उसका क्या बढ़ता है? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने लगता है। और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने लगता है चार्ज देने पर, लेकिन कैपेसिटी अभी भी कितनी है इसकी? 5 लीटर है। तो सेम वे में कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की एक कैपेसिटी होती है। मैं बोल सकता हूं चार्ज को स्टोर करने की एक कैपेसिटी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की एक कैपेसिटी होती है, और वो कैपेसिटी फिक्स है। अब आप कितना भर रहे हैं उसको, उससे उसके लेवल पे फर्क पड़ेगा, लेकिन कैपेसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो कैपेसिटी कितना चार्ज दे रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा। चार्ज देने से क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे पानी डालने से यहाँ क्या बढ़ रहा है? लेवल बढ़ रहा है। तो सोच के देखो, अगर मैं इसको यहां तक बढ़ दूं, 3 लीटर तक बढ़ देता हूं, सोच के देखो, अगर मैं इसको यहां तक बढ़ दूं तो आप क्या कहोगे? आप ये बोलोगे कि चार्ज इतना देने पर इतना लेवल बढ़ गया, लेकिन अभी भी कैपेसिटी कितनी है? 5 लीटर ही है इसकी। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो ऐसे ही हमारे पास कैपेसिटेंस टर्म होता है। तो मैं यहां से इसको रिलेट कर देता हूं। तो बच्चों, अगर आप इसको चार्ज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? चार्ज दे रहे हैं, तो क्या बढ़ रहा है इसका? V बढ़ रहा है। V का मतलब व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, V का मतलब है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। V का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा C। तो Q बराबर कितना आ गया? CV। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जैसे V = IR यूज होता था रेजिस्टेंस वाले केस में, वैसे ही कैपेसिटर के केस में क्या यूज होने वाला है? Q बराबर CV। आपको याद होनी चाहिए ये बात। चलिए, एक बात समझ में आ गई होगी आपको, Q बराबर कितना? CV। तो हम क्या बोल सकते हैं कैपेसिटेंस के बारे में? कैपेसिटेंस को लिखा गया द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है? कैपेसिटेंस। चलिए, कैपेसिटेंस की एक डेफिनेशन यहां से भी लिखी जा सकती है बच्चों। क्या लिखा जा सकता है बोलो? C बराबर कितना? Q/V। तो लिखा जा सकता है रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू अ कैपेसिटर to the potential difference develop। तो कितना चार्ज दिया आपने और कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, इसका रेशियो भी क्या कहलाता है हमारे पास? कैपेसिटेंस। ये हमारे पास एक डेफिनेशन होगी, एक ये डेफिनेशन होगी, C बराबर Q कितना? V। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस क्या होगा? किसी कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी। कैपेसिटी कितना चार्ज देंगे इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। एक बात। दूसरी बात, अब आ जाते हैं यहाँ पर और बातें करते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चों आगे बढ़ेंगे। इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट अगर यहाँ से देखते हैं, कूलम्ब पर वोल्ट, कूलम्ब पर वोल्ट, एंड कूलम्ब पर वोल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड फैरेड। फैरेड का सिंबल कैपिटल F होगा। जैसे रेजिस्टेंस के लिए ओम होता था वहां पर, ऐसे आप याद रख सकते हैं कैपेसिटेंस के लिए फैरेड होता है। फैरेड हो गया कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है। और इसकी जगह हम जो यूज करते हैं माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड 10⁻⁻6 फैरेड होता है। पिकोफैरेड 10⁻⁻12 फैरेड होता है। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इसकी यूनिट के बारे में। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा एक जनरल फॉर्म में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ना है हम लोगों को? आगे ये पढ़ना है हमें, कैपेसिटेंस समझ में आ गया, हमें ये समझ में आ गई, यूनिट समझ में आ गई। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनना बच्चों, सोच के देखो, ध्यान से समझे। ध्यान से क्या समझना है? कुछ 2 बातें समझाने वाला हूं आपको। पहली बात क्या समझाने वाला हूं? मान लो बच्चों मेरे पास एक कंडक्टर है और उसको ऐसी शेप में ले लेता हूं, ठीक है, ठीक है। ये कैसा चार्ज है? अभी पॉजिटिवली चार्ज है,
तो इसका पोटेंशियल भी कैसा हुआ, पॉजिटिव, पॉजिटिव पोटेंशियल हुआ। अब सोच के देखो, अब क्या इसका कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा होगा, आइसोलेटेड है, कम होता है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीजन में फैला हुआ है इसकी एनर्जी, अब हम इसको छोटे से रीजन में फैलाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, कंडक्टर रखते हैं। अब कंडक्टर को रखने के भी 3 प्रोसेस हो सकते हैं मेरे पास, 3 कंडीशंस हो सकती है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि मैं न्यूट्रल को रखता हूं यहां पर। किसको रखता हूं, न्यूट्रल को। अगर न्यूट्रल को रखता हूं तो ये पॉजिटिव और यहां पर कैसा, नेगेटिव, और यहां नेगेटिव तो यहां पर कैसा, पॉजिटिव। ये कैसा रखा है हमने, न्यूट्रल। अच्छा बच्चों सुनो, अब एक बात और बड़े ध्यान से सुनना। मान लो C बराबर कितना होता है आपको पता है, Q बाई वी, Q बाई वी। C बराबर कितना, Q बाई वी। Q किसका चार्ज होता है, जो पॉजिटिव वाली साइड का होता है, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। C बराबर Q बाई वी। अब आप क्या चाहोगे, आप कैपेसिटर से ये चाहोगे कि वो चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट करे, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करे। लेकिन जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाओगे उसका पोटेंशियल भी तो बढ़ता जाएगा। और अगर उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, अगर उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, अगर मैं इसको चार्ज देता जाऊं, चार्ज देते जाऊं, इसको चार्ज देते जाऊं, तो इसकी वोल्टेज भी तो बढ़ रही होगी बच्चों। अगर इसकी वोल्टेज बढ़ रही होगी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रही होगी, मैं कह सकता हूं, तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, एक टाइम बाद इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि इसके जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना इसके पास, जो इसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ खींच लेगी, उस इलेक्ट्रॉन को यहां पर खींचने लग जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन को यहां खींचने लग जाएगी तो हम बोलेंगे इसका क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। इसका क्या हो गया, ब्रेक डाउन। इसका मतलब ये यूजलेस है। कैसा है ये, यूजलेस है। तो क्योंकि अगर आप चार्ज बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है बच्चों, V बढ़ रहा है। मतलब अगर मैं Q बढ़ाता हूं तो V भी इंक्रीज होगा, Q बढ़ाता हूं तो V भी इंक्रीज होगा, और V इंक्रीज होगा तो वो V इतना हो जाएगा, अगर हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे, कि मीडियम जो हमारे पास कंडक्टर है ना, इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेगा। इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, जो हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बहुत ही आराम से समझाऊंगा। तो मेरा मतलब यह है कहने का कि अगर हम ज़्यादा चार्ज देना चाहते हैं तो V भी इंक्रीज हो जाएगा, और V इंक्रीज हो जाएगा तो जल्दी भर जाएगा इसका पेट और ये खराब हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए कि हम ज़्यादा चार्ज दे पाएँ लेकिन V कम इंक्रीज हो। तो एक बात समझो मेरी, Q बराबर कितना है बच्चों, C इंटू वी। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा चार्ज दे पाऊं, इसको ज्यादा से ज्यादा चार्ज दे पाऊं, लेकिन V कम रहे। V क्या रहे, कम रहे। और V कम कब रहेगा, जब हम C को ज्यादा रखेंगे, C को ज्यादा रखना पड़ेगा। तो ज्यादा कैपेसिटेंस मतलब ज्यादा चार्ज दे पाएंगे, लेकिन कंडीशन फिर बता रहा हूं, जितना ज्यादा कैपेसिटेंस रखेंगे उतना V कम रहेगा आपका, और जिससे ज्यादा से ज्यादा चार्ज आप दे पाएंगे उसको। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने, बड़े आराम से समझे। मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब हम इस कंडक्टर को चार्ज देना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज इंडक्शन की वजह से यहां पर कैसा, पॉजिटिव। फिर अगर मैं इसको और चार्ज दूंगा तो वोल्टेज बढ़ने लगेगा इसका, और इसका वोल्टेज बढ़ेगा, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी और इतनी बढ़ जाएगी कि इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। जब इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, मतलब जो मीडियम था यहाँ पर, उस मीडियम ने अपनी इंसुलेशन, मतलब इंसुलेटर ना बन के अब वो कैसा बन गया है, कंडक्टर बन गया है। जिससे क्या होगा, अब हमारा कोई फायदा नहीं है, मैं चार्ज दूंगा ये यहाँ से खींच लेगा, न्यूट्रल होता जाएगा। तो अब चार्ज करने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो हम बोलते हैं हमारा कैपेसिटर खराब हो गया। तो अब क्या चाहिए हमें, तो अगर मेरे को ज़्यादा चार्ज देना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ा दूंगा, इसका कैपेसिटेंस बढ़ा देंगे, और कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे तो वोल्टेज क्या हो गया इसका, कम हो गया। वोल्टेज क्या हो गया इसका, कम हो गया। अब वोल्टेज कम कराने के अलग अलग तरीके होते हैं, तरीकों के बारे में डिस्कस करता हूं अभी मैं आपसे। तो Q बढ़ाना है तो V, लेकिन कैसे बढ़ाना है Q बढ़े लेकिन V ना बढ़े, उसके लिए हमें कैपेसिटेंस कैसा रखना पड़ता है, हाई रखना पड़ता है, ठीक है, ताकि हमारा जो कैपेसिटर ना डैमेज ना हो जाए। क्लियर है क्या मेरी बात? चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। यहां तक आप लोग इसको लिखेंगे, मेरी बातों को समझेंगे। मैंने क्या बोला कि हमारी जो VC हम जो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज दे पाएँ, लेकिन चार्ज देने में पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और उस पोटेंशियल के बढ़ने की वजह से जो कंडक्टर सामने वाली प्लेट है उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा,
जिससे कैपेसिटर डैमेज हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, इसलिए हम इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हाई रखते हैं हमेशा। हाई रखने से क्या होगा हमारे पास, ऑलरेडी अगर मैं सी को हाई रखना चाहता हूँ, सी को क्या रखना चाहता हूँ, हाई रखना चाहता हूँ, तो वी को मेरे को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब वी को कैसे कम करा जाएगा उसी के बारे अब मैं डिस्कस करूंगा आपसे। चलिए यहाँ तक इसको लिखें, जो जो बोला है मैंने आपको बड़े ध्यान से समझें। हमने क्या पढ़ लिया कि अगर मेरे को ज़्यादा चार्ज देना है तो मेरे को उसका कैपेसिटेंस हाई रखना पड़ेगा और वोल्टेज लो रखनी पड़ेगी। अब वोल्टेज कैसे कम करी जाएगी वो देखें ज़रा, आप सोच के देखें बच्चों। मेरे पास पहला केस लेता हूँ मैं, एक ये मेरे पास कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर है, 3 केसेस हैं इसमें भी। एक कंडक्टर ये है, आप सुनो, इसके पास एक न्यूट्रल कंडक्टर लाता हूँ, न्यूट्रल। इसका पोटेंशियल कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव है। कैसा पोटेंशियल है, पॉजिटिव है। अब ये न्यूट्रल है, जब ये न्यूट्रल है तो इंडक्शन की वजह से, किसकी वजह से, इंडक्शन की वजह से इस पे कैसा चार्ज आ गया, यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस चार्ज हो गया और यहाँ पर ये पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज हो गया। अब होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव पोटेंशियल को रिड्यूस कराएगा। देखो ये पॉजिटिव वाला इसको सपोर्ट करेगा, लेकिन ज्यादा पास कौन सा है, ये वाला, बिकॉज नेगेटिव वाला पास में है तो नेगेटिव इंड्यूस चार्ज, कौन सा वाला, नेगेटिव इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज इस वाले के पॉजिटिव पोटेंशियल को कम करा देगा, पॉजिटिव पोटेंशियल को कम कर देगा, इसको कम कर देगा। अगर पॉजिटिव इसका पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटेंस बढ़ गया ऑलरेडी, समझ रहे हैं मेरी बात। और जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा उतनी ज़्यादा हम चार्ज उसको दे सकते हैं। बर्तन की कैपेसिटी बढ़ा दी हमने, अब क्या हुआ समझो मेरी बात दोबारा से। जब मैं एक न्यूट्रल कंडक्टर को लेकर आता हूं तो उसके पास इंडक्शन की वजह से पास में नेगेटिव चार्ज और दूर में पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव वाला इसके पोटेंशियल को घटाएगा लेकिन ये पॉजिटिव वाला बढ़ाएगा। लेकिन पॉजिटिव वाला दूर है, नेगेटिव वाला पास है, इसलिए हम प्रेफरेंस नेगेटिव वाले को देंगे। तो ये जो नेगेटिव वाला है इस पॉजिटिव पोटेंशियल को कम करा देगा। और आपने अभी पढ़ा था पॉजिटिव पोटेंशियल अगर कम हो जाएगा, पोटेंशियल कम होने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, एक बात। अच्छा, दूसरा केस मैं आपके सामने रखता हूं, इसी में मैं अर्थिंग करा देता हूं बच्चों। अब जो मैं कंडक्टर लेकर आ रहा हूं ना, न्यूट्रल लेकर आ रहा हूं, लेकिन अर्थिंग वाला है ये न्यूट्रल, लेकिन यहां क्या करा दी हमने, इसमें अर्थिंग करा दी। तो अब यहां पर पॉजिटिव, तो इंडक्शन की वजह से यहां पर नेगेटिव और यहां पर कैसा, पॉजिटिव। लेकिन इस बार क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज हम कह सकते हैं ऐसे करके कि ये पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, अर्थ में चला गया। रियलिटी में कौन आया, इलेक्ट्रॉन आया, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, अर्थ में चला गया। अगर ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ पे चला गया तो यहां पर केवल कौन से चार्ज का इफेक्ट हो गया, नेगेटिव, और यहां पर पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव पोटेंशियल को, इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को ये नेगेटिव पोटेंशियल डिक्रीज कराएगा। तो यहां पर भी पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज। ठीक है, और पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो इसका मतलब कैपेसिटेंस अगेन इंक्रीज हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। देखो यहां पर पॉजिटिव सपोर्ट भी कर रहा था लेकिन नेगेटिव अपोज कर रहा था, तो यहां पर भी पोटेंशियल डिक्रीज हुआ। लेकिन इस वाले के कंपैरिजन में इस वाले में ज्यादा पोटेंशियल डिक्रीज होगा, केवल क्योंकि यहां पर नेगेटिव है, पॉजिटिव की तो हमने अर्थिंग करा दी। क्लियर है क्या? तो मेरी बातें दो समझ में आ गई होगी। एक तो हमने क्या करा, न्यूट्रल कंडक्टर लाए, फिर न्यूट्रल कंडक्टर लाए लेकिन अर्थिंग वाला, न्यूट्रल बट ग्राउंडेड मतलब अर्थ से एक वायर टच कर रखी है हमने ऐसे। ठीक है, अब दो केस हो गए। अब तीसरी केस सुनो। अगर मैं तीसरे केस की बात करूं तो ये मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज है और ये मेरे पास इस बार नेगेटिवली चार्ज है। ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। अब यहां पर सारा का सारा चार्ज ही उस पर नेगेटिव है, ज्यादा अपोजिशन होगा मतलब ज्यादा पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो यहां पर भी पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल डिक्रीज, पॉजिटिव पोटेंशियल डिक्रीज, कैपेसिटेंस अगेन इंक्रीज। लेकिन सबसे ज्यादा कहां बढ़ा कैपेसिटेंस, इस वाले में, उससे कम इस वाले में, सबसे कम इस वाले में। तो मैं नंबरिंग करूं तो ये वाला मेरे पास फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है और ये वाला मेरे पास थर्ड है। क्लियर है क्या मेरी बात? ठीक है, तो हमें समझ में आया कि एक कंडक्टर के पास एक कंडक्टर से बेटर है एक दूसरा कंडक्टर भी उसके पास रखो,
जिससे पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा और कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब ज़्यादा चार्ज दिया जा सकता है, उसको ज़्यादा चार्ज दिया जा सकता है। अब कंडक्टर लाने के 3 तरीके, एक विदाउट अर्थिंग वाला और न्यूट्रल, फिर न्यूट्रल बट अर्थिंग वाला, और एक तीसरा केस क्या है, चार्ज वाला लेकर आओ, दोनों को ही चार्ज दे दो। क्लियर है क्या मेरी बात? तो ये वाला ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ये थोड़ा कम कैपेसिटेंस देगा और ये उससे कम देगा, सबसे कम। ठीक है, चलिए अब बात कर, ये तो समझ में आ गया कि भाई ऐसी अरेंजमेंट होती है, ऐसे ऐसे करना है हम लोगों को। ठीक है, अब जो कैपेसिटेंस है निकालना कैसे है, अब आपको मेन मकसद है कैपेसिटेंस निकालेंगे कैसे, तो वही मैं आपको बताता हूँ। बहुत देखें, एकदम बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर स्टेप है, स्टेप टू फाइंड कैपेसिटेंस। बहुत ही ध्यान से देखें बच्चों, आप लोगों को बहुत ही ढंग से इसको साफ सुथरा बना के लिखना है। स्टेप टू फाइंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को फाइंड करने के स्टेप क्या क्या है। पहला स्टेप नंबर 1, दोनों कंडक्टर को चार्ज दें, दोनों कंडक्टर को इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दें, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दें। मतलब एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। अगर इसको प्लस क्यू देता हूं, इसको माइनस क्यू दूंगा। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। क्या लिखना है उसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। क्या लिखनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास 2 तरीके से आ सकती है बच्चों। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुई, कैसी हुई हमारे पास? कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है और इनके बीच की दूरी अगर मैं मानता हूं d, जो हमें ऐसे ही लेना है, d इनके बीच की दूरी, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हुई हमारे पास, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे v इज इक्वल टू ई डी, पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर हमारे पास वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, वेरिएबल, तो हम लिखेंगे v बराबर माइनस ई डॉट डी आर। ये कब है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगी। ये कब है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी। तो क्या निकल गया उससे हमारे पास? v निकल गया। अगर v निकल गया एक बार हमारे पास, तो आपको पता होगा c बराबर कितना? q बाई वी। c बराबर q बाई वी। क्लियर है क्या मेरी बात? तो क्या स्टेप है बच्चों? पहले एक को पॉजिटिव दो, दूसरे को नेगेटिव दो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आई तो फिर पोटेंशियल लिखना है। पोटेंशियल कैसे लिखना है? ईडी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल आई तो पोटेंशियल कैसे लिखना है? इस मेथड से। पोटेंशियल निकालने के बाद सीधा पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद c बराबर q बाई वी लिख देना है, कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो ये 4 चीज होगी, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा नंबर। तो ऐसे करके आपको किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल लेना है। और अब देखें जरा, तो ये बात समझ में आ गई। तो सबसे इफेक्टिव कौन सा वाला है? ये वाला। थोड़ा कम इफेक्टिव ये वाला, और सबसे कम इफेक्टिव ये वाला कंडीशन है। क्लियर है क्या मेरी बात? तो अब हम जो निकालने स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस। आपको क्या क्या क्लियर हुआ? कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर कैसे दिखेगा, है ना? अरेंजमेंट मैंने बताया, बाकी तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे बच्चों। ये तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि उसमें कैसे यूज़ करा जाए, कैसे बनाया जाए उसको, है ना? शेप देना है कैसा, वो तो अलग मैटर है अभी तो। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि किसी भी कैपेसिटर को कब तक चार्ज कर सकते हैं? जब तक वो उसमें ब्रेक डाउन ना हो जाए, मीडियम का ब्रेक डाउन ना हो जाए। उनको पढ़ेंगे हम लोग सारा धीरे धीरे करके। बस आपको क्या करना है? कैपेसिटर का पूरा लेक्चर देखना है। मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको पूरा कैपेसिटर जब हमारा कंप्लीट होगा ना, बहुत सारी चीज़ें सीख लेंगे जो नॉर्मली आप लोगों को ऐसे आसानी से एक बुक में या एक जगह से मिलेगी नहीं। ठीक है ना? चलिए इसको लिखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बच्चों, अब हम लोगों ने क्या देखा? 4 स्टेप करने हैं। 4 स्टेप करके हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं किसी भी कैपेसिटर का। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल जो हमारे पास बहुत ही फेमस एग्जांपल होता है बच्चों, जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला कौन सा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ते समय आपको क्या क्या याद रखना है, या किसी भी कैपेसिटर को पढ़ते समय क्या क्या याद रखना है? मान लीजिए ऐसे करके एक मेरे पास प्लेट है, ऐसे रखा हुआ है। ठीक, एक और ये प्लेट है,
ये रही प्लेट, ठीक है। अब इस वाले को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है पूरे पे, और इस वाले को नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है। एक पे पॉजिटिव है प्लस सिग्मा और एक पे कितना है माइनस सिग्मा, और कितनी दूरी पर रखे हो बच्चों, डी डिस्टेंस पे, ये मेरे पास है। अब ये ऐसे हैं। अब आपको याद रखना है क्या क्या जो मैं बातें बता रहा हूँ, फिर उसके बाद इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं। सबसे पहली बात, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका एरिया होगा प्लेट का। अगर मैं आपसे पूछता हूँ चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो आपको बोलना है, अगर मैं इस वाले को कितना दिया है, मैंने इस वाले को प्लस क्यू दिया है और इसको कितना दिया है, मान लो माइनस क्यू, एक को प्लस क्यू और एक को कितना माइनस क्यू, तो आपको बोलना है सर यहाँ पर तो चार्ज होगा प्लस क्यू। आपको बताना है पॉजिटिव वाला, केवल कौन सा बताना है, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाले को बताना है। एक बात, चलिए एक बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, मैं आपसे बोलूँ पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव इस वाले का, और इसका पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव, इसका माइनस भी और इसका प्लस भी। अब पोटेंशियल डिफरेंस की जब हम बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डेल्टा वी बराबर आ जाएगा, पॉजिटिव वाला पोटेंशियल रखा जाता है तो प्लस वी माइनस नेगेटिव वाला पोटेंशियल, तो कितना हो गया बच्चों, 2v। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज किसका बताना है, पॉजिटिव वाले का, पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे निकालना है। तीसरी एक और बात सिखा देता हूं आप लोगों को, सिग्मा बराबर होगा चार्ज अपॉन में एरिया। सिग्मा बराबर कितना होगा, चार्ज अपॉन में एरिया, ठीक है। चलिए ये कुछ बातें याद रखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं हम लोग तो। और एक और बात, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इस तरीके से बनती है बच्चों, और जो कैसी होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यूनिफॉर्म। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ रखा है, कितना होगा वो मैं आपको दोबारा से बता दूंगा अभी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने वाले हम, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, अभी ऐसा इमेजिन करें, और बीच में एयर है, ठीक है। तो ये चारों बातें आपको याद रखनी है। चार्ज पॉजिटिव वाले का बताना है किसी भी केस में, पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे निकालना है, सिग्मा का फॉर्मूला ये रहा, ई ये रहा, और ई कांस्टेंट होता है, मैं आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पर, आपको याद रखना है। अब इसके डेरिवेशन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो बच्चों आपको याद है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ऐसे बना देता हूं मैं, ठीक, और ये नेगेटिव वाले का, तो ये D है, इस पे कितना एरिया है इसका A, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बीच में क्या है यहाँ पर, एयर है, एयर है, ठीक है। अब पहला स्टेप क्या था कि ये वाले को पॉजिटिव दे दो एक को, और एक को ऐसा नेगेटिव दे दो। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया, स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, मान लो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे लिखना है। मैंने यहाँ से एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाई ऐसे करके, तो बताओ अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ठीक है, और अगर ये नेगेटिव है तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी, पॉजिटिव वाले की भी इधर और नेगेटिव वाले की भी इधर। तो यहाँ पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और यहाँ पर कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो ई नेट लिखा गया, गॉस थ्योरम से निकाल रहा हूँ मैं, ई नेट लिखा गया, एक का कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे वाले का भी कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और टोटल कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है देन नाउ क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू ई इंटू डी, और E कितना है मेरे पास, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में कितना, D। V आ गया हमारे पास। सिग्मा क्या होता है बच्चों, चार्ज अपॉन में एरिया। एरिया किसका, एक प्लेट का। तो यहां पर लिख देता हूं V इज इक्वल टू सिग्मा की जगह Q
डी एप्सिलॉन नॉट ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। v आने के बाद अब आपका आंसर आ गया। जैसे ही v आया देन c बराबर q बाई v की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आंसर आएगा एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। क्लियर है क्या? तो बहुत आसान है बच्चों। वैक्यूम है तो वैक्यूम यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक साइड, अगर मान लो कोई प्लेट है उसके यहाँ पर एक साइड वन साइडेड चार्ज की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो यहाँ पर कितनी साइड होगी, एक ये अंदर वाली और एक ये बाहर वाली, अंदर वाली और एक ये बाहर वाली। और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाले की इधर और नेगेटिव वाले की भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो जोड़ दिया मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो हम v इक्वल टू ई डी डायरेक्ट लिखेंगे। उसके बाद v निकाला, सिग्मा बराबर q बाई ए, c बराबर q बाई बी, और आंसर। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में भी आता है, सीबीएसई में डिराइव करने के लिए आ जाता है बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन समझ में आया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दूसरा लेता हूँ मैं, इसी का साथ में एक एग्जांपल इसको समझाने के लिए। क्या हमेशा ये ऐसा ही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, पर जो ज़्यादा फेमस है या ज़्यादा जो यूज़ होता है वो पैरेलल प्लेट वाला होता है, इजीली अवेलेबल होता है, आसानी से बनाया जा सकता है, इसको यूज़ करेंगे। लेकिन हो कैसे भी सकता है, मान लीजिए इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, डिस्टेंस कितना है d। अगर मैं बोलूँ इसका कैपेसिटेंस लिखो तो बिल्कुल इसी फॉर्मूले से c बराबर कितना, एप्सिलॉन नॉट, एरिया किसका, इस प्लेट का, कितना, पाई आर स्क्वायर अपॉन में d, d तो d है ही, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चन और दूं आपको इसी से मिलता जुलता, ताकि आपको एरिया कौन सा लेना है ये सब क्लैरिटी आ जाए बच्चों, केवल इसीलिए है। बाकी अपने लिए तो याद करने वाला पता ही चल गया कौन सा करना है हमें। इनके बीच की दूरी है a, ये है b एंड ये है c। अब मैं आपसे बोलूँ कैपेसिटेंस लिखो इसका, तो आप लोग लिख सकते हैं c बराबर कितना, एप्सिलॉन नॉट a, एक इसका एरिया ऑफ प्लेट, इसका प्लेट का कितना एरिया होगा इसका, b इंटू सी एंड डिवाइडेड बाई d कितना होता है, ये वाली दूरी मतलब a। तो ऐसे करके कैपेसिटेंस निकालना है। यहाँ पर एक इसका होगा एरिया ऑफ प्लेट होगा, d क्या होगा, दोनों के बीच की दूरी होगी। तो ये एक डेरिवेशन था किसका, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत इंपॉर्टेंट है जब वैक्यूम या एयर है यहाँ पर। क्लियर है क्या मेरी बात? ये तो यहाँ पर जो था कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ना हो तब क्या करना है, उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था, क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं उसके ऊपर। इसको यहाँ तक लिखें आप लोग। जो आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिख दिया होगा जब उसके बीच में वैक्यूम है। बच्चों इसके और स्पेशल केसेस आते हैं जो हमें आगे जाके पढ़ना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कैपेसिटर का एक पार्ट पूरा अलग से बनाया जा रहा है, जिसमें 5 से 6 लेक्चर बना लेंगे, मैक्सिमम 5 से 6 लेक्चर होंगे, जिसमें सारा कैपेसिटेंस का पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, धीरे धीरे सीखना है, सारी चीज़ें सीखनी है, तो बच्चों टाइम लगेगा। अगर मैं आपको केवल रटने के लिए कुछ बात बोलूँ और आपको लिमिटेड कर दूं आपकी नॉलेज को, तो वो काम तो यहाँ पर करेंगे नहीं। टाइम है हमारे पास अभी, है ना, तो टाइम है हमारे पास, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीख सकते हैं जो हमारे पास 12th में, 12th के बाद भी काम आने वाला है। चलिए दूसरे बात पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब मान लो मेरे पास एक कंसेंट्रिक दो ऐसे करके स्फेरिकल कंडक्टर हैं, एक A है और ये B है। अब आपको इसका कैपेसिटेंस निकालना है। क्या निकालना है इसका, कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस निकालने के लिए वही तरीका, पहले क्या करना है, देखो सुनो, सबसे पहले अंदर वाले को प्लस क्यू चार्ज दे दिया और बाहर वाले को माइनस क्यू चार्ज दे दिया, एक पार्ट कंप्लीट। स्टेप फर्स्ट क्या आता है, चार्ज देना है। क्या देना है, चार्ज, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव। अंदर वाले को पॉजिटिव दे दिया, बाहर वाले को नेगेटिव। अब दूसरा काम क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो भाई यहाँ से यहाँ पर कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे मैंने गॉसियन सरफेस बना दी बच्चों, ये गॉसियन सरफेस बना दी हमने, ये गॉसियन सरफेस हो गई है ना, ये गॉसियन सरफेस बना दी मैंने। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे, याद करो, E डॉट डी एस बराबर Q अंदर वाला अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ऐसे निकालते थे। चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो सब हमें पता ही है, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए तो हमने ये पढ़ा है सारा कैपेसिटेंस के लिए। चलिए इसका एरिया कितना हो जाएगा, 0 से लेकर 4 पाई r स्क्वायर। तो कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर
क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो बताओ अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आर पर डिपेंड करे, इसका मतलब अब कांस्टेंट नहीं है, अब तो वेरिएबल है। अगर वेरिएबल है तो क्या दिक्कत है? स्टेप पहला चार्ज देना है, दूसरा स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तीसरा स्टेप नाउ आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी मॉड में मैग्नीट्यूड में ले रहा हूँ ई डी आर और उसका इंटीग्रेशन। तो ई कितना है बच्चों? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और साथ में कितना डी आर। अब इस आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखेंगे आप लोग? ए से लेकर और कहाँ तक? बी तक। ये ए यहाँ से लेकर और एंड तक, तो ए से लेकर कहाँ तक रख दिया आपने? बी तक। इसमें से कौन कौन बाहर आ जाएगा? क्यू बाहर आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन आर ए से लेकर बी। अगर ये माइनस है तो मैं इस लिमिट को चेंज कर देता हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। कितना आएगा? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में ये ऊपर हो जाएगा तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखा कैसे करा हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, V इक्वल टू ई डी, लेकिन यहाँ वेरिएबल थी तो ऐसे करके निकालना पड़ेगा। सब चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा बच्चों आप लोगों को। तो अब इतना आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो C निकाल दो। C बराबर कितना? Q अपॉन में डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस, Q एज इट इज, डेल्टा V कितना है? ये रहा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में B माइनस A अपॉन में AB। नाउ Q से Q कैंसिल हो गया, C बराबर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन में B माइनस A। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर। तो इसके अंदर कितनी एनर्जी या कैपेसिटेंस होगा? वो ये होगा। अब इस फॉर्मूले में भी देखो आप, क्या Q पर डिपेंड कर रहा है? क्या पहले वाले फॉर्मूले में Q पर डिपेंड कर रहा था? मतलब कैपेसिटेंस कितना होगा वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप उस पर कितना चार्ज दे रहे हैं। उस पर कितना चार्ज दिया जा रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पर करेगा? अभी हम लोग लिखेंगे पॉइंट्स को बाकायदा अच्छे तरीके से। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो तीसरा देखते हैं। मान लो और कराता हूं आपको, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल लेते हैं इस बार, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है ना। अब सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है और यहां पर कैसा था? स्फेरिकल, स्फेरिकल कैपेसिटर। और कैसा है? एक है कि दो है? तो कंसेंट्रिक है, कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक स्फीयर है। कैसे? शेल टाइप में है ना, एक और फिर दूसरा, ऐसे ऐसे अरेंजमेंट है। अब क्या है मेरे पास? सिलेंडर। सिलेंडर वाला भी आसान है, प्रोसीजर याद होगा तो यार आप लोग आराम से कर पाओगे। तो सबसे पहले समझें, एक ये सिलेंडर है और ये जो सिलेंडर भाई साहब है, इन वाले सिलेंडर का बाहर वालों का यहाँ से रेडियस मान लो b और एक अंदर भी इनके, और ये अंदर वाले हैं भाई साहब। इन अंदर वालों का रेडियस मान लो कितना? a, अंदर वाले का a और बाहर वाले का b, ये इसका रेडियस है। अब क्या करना है? इसका कैपेसिटेंस निकालना है। प्रोसीजर अभी भी वही है, बहुत ही आसान प्रोसीजर है। क्या करना है आपको? अब सोच के देखो, बिल्कुल सही सही सोच रहे हो आप। यहाँ पर पॉजिटिव दे दो और बाहर वाले पे नेगेटिव दे दो। इतना कर दिया। अब क्या करना है? इसमें से गॉसियस थ्योरम लगा के थोड़ा सा इसका एरिया लेके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सोच के देखो, अगर इस सिलेंडर को मैं टॉप व्यू देखता हूँ बच्चों, तो टॉप व्यू कैसे दिखेगा मेरे को? ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। अब यहां से कुछ दूरी पर, यहां पर कितनी दूरी पर? मान लो r दूरी पर हमने एक गॉसियन सरफेस बना दी जो सिलेंड्रिकल होगी। ये टॉप व्यू दिख रहा है आपको, ठीक है। अब गॉस थ्योरम लगाते हैं। गॉस थ्योरम कैसे लगाई जाएगी? ई डी एस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सोच के देखो, जो आपने ये जो एरिया लिया है तो सिलेंड्रिकली तो बनेगा ऐसे, जिसका रेडियस कितना होगा? r। तो एरिया कितना हो गया? 0 से लेकर, वैसे कितना होता था? 2 पाई r h। h की जगह मैंने इसकी लंबाई कितनी ले ली? l। तो कितना हो गया? 0 से लेकर 2 पाई r l। अब क्या करेंगे? e आ जाएगा। e का फॉर्मूला कितना आ गया बच्चों? q अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r और l, ठीक है ना। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r और l। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी। अब क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। नाउ वो जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी क्या होता है हमारे पास? इंटीग्रेशन ई डी आर।
कहाँ से कहाँ तक? अब इस आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? ए से लेकर और बी तक, ए से लेकर बी तक। तो ए से लेकर बी तक ई की वैल्यू रख देता हूँ, ये रही। कौन बाहर आ जाएगा? क्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, एल बी बाहर, है ना, एल बी बाहर। कितना रह गया अंदर? 1 अपॉन में आर और ये डी आर, ए से लेकर कहाँ तक? बी तक। बच्चों अब देखो जरा, 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एल एन, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग एल एन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एल एन बी माइनस एल एन ए, और इसको लिखेंगे लॉग बी अपॉन में लॉग ए, तो कितना आ गया? क्यू बाई 4 नहीं 4 नहीं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एल एन बी अपॉन में ए। अब अगर डेल्टा भी एक बार आ गया तो कैपेसिटेंस निकल गया। नाउ देन लास्ट इसका बस कैपेसिटेंस सी बराबर कितना? क्यू अपॉन में डेल्टा वी, और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ बच्चों आंसर कितना आएगा? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन में एल एन बी बाई ए। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, अब इन सब में आप अगर बड़े ध्यान से देखें, चाहे मैंने पैरेलल वाला निकाल कर दिखाया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी, फिर मैंने आपको कंसेंट्रिक शेल वाला निकाल कर दिखाया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रही थी, फिर मैंने सिलेंडर वाला दिखाया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रही थी। अब इनमें क्या देखा आपने? कैपेसिटेंस जो भी है ये देखो, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो वाला चार्ज पे डिपेंड कर रहा है तो नहीं कर रहा। मतलब कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, बस थोड़ा सा पार्ट और इस लेक्चर में रखने वाले हैं, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे, अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। चलिए इसको नोट डाउन करें आप लोग। तो बच्चों अब हम जो पढ़ने वाले हैं, बस थोड़ा सा टॉपिक और करने वाले हैं इस वाले लेक्चर में, कि क्या कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर, पहला ज्योमेट्रिकल पैरामीटर। ज्योमेट्रिकल पैरामीटर क्या होते हैं बच्चों? ज्योमेट्रिकल पैरामीटर मतलब उस कंडक्टर की एरिया, उस कंडक्टर के बीच में दूरी। ठीक है, तो कंडक्टर का एरिया, कि हम जो कंडक्टर यूज कर रहे हैं उनका एरिया कितना बड़ा है, और उनके बीच में जो दूरी है उस पर डिपेंड करेगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एरिया एंड डिस्टेंस, एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर। दूसरा ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट का मतलब हम जो कैपेसिटर को रख रहे हैं उन कैपेसिटर को कैसे रख रहे हैं। मतलब अगर मान लो मैंने इन दोनों को ऐसे रखा है ना, अगर ऐसे रखा तो बहुत बढ़िया है मेरे लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इतने से रीजन में कन्फाइंड होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठी हो पा रही है। मान लो इसकी जगह मैं ऐसे रख लेता इसको, प्लेट को, एक प्लेट ऐसे एक प्लेट ऐसे, तो कोई बेनिफिट ही नहीं होता, कोई बेनिफिट नहीं है। तो ज्योमेट्रिकली कैसे रखा हुआ है इसको, ऐसे की जगह अगर मैं ऐसे रख लेता, ऐसे रख लेता, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो काम आ गई हमारे, लेकिन ये वाली और ये वाली तो वेस्ट गई। समझ रहे हैं? तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट कैसे कर रहे हैं आप? ऐसे बेस्ट है, बेकार है, ये भी ठीक ठाक है लेकिन इतना अच्छा नहीं, क्योंकि वेस्टेज भी हो रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेस्ट जा रही है सर। ये कन्फाइंड वाली केवल इतना रीजन है, इतना वॉल्यूम है। क्लियर है क्या मेरी बात? चलिए, तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करेगा। तीसरी बात, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्लेट या मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो बच्चों इसको याद रखें, पर डिपेंड नहीं होगा, डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अपना मटेरियल किस, अपना जो कंडक्टर है किस मटेरियल का बना हुआ है, इसके नेचर पे वो डिपेंड नहीं करेगा। कैपेसिटेंस की बात कर रहा हूं मैं। तीसरी बात, नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम बिटवीन कंडक्टर्स, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन कंडक्टर्स। क्लियर है क्या मेरी बात? तो कंडक्टर्स के बीच में अगर हम मीडियम चेंज करेंगे, एयर है बीच में
या कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, मतलब कोई इंसुलेटर मीडियम है, तो कैपेसिटेंस चेंज होगा, वो हमें पढ़ना है, इस बात को पढ़ना है हम लोगों को। 3 हो गया, 4 हो गया, 5वीं बात इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज गिवन टू कंडक्टर। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है बच्चों, कि ज्योमेट्रिकल पैरामीटर एरिया और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पे डिपेंड करेगा, आपने कैसी अरेंजमेंट करी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड है या वेस्ट भी हो रही है, ठीक है। दूसरा, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, जो आप कंडक्टर यूज कर रहे हैं उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। नेचर ऑफ मीडियम, जो मीडियम होगा ना उनके बीच वाला, उस पर डिपेंड करेगा। और इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर, हर फॉर्मूले में देखा है आपने। चलिए यहां तक के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। लेक्चर की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 4 से 5 लेक्चर करेंगे और पूरा कैपेसिटर निपटा देंगे। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, यहां तक के लिए धन्यवाद।